हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ और इस वक्त मैं बात करूँगा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की। इंडिया इस्लामिक सेंटर के मेंबर्स ने 5 या 6 बल्कि इससे ज़्यादा ग्रुप बना रखे हैं और उसमें कहा तो ये जाता है कि हम लोग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बचाने का और उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हों उसका डिस्कशन करें। ये बात अपनी जगह सही है कि कोई भी इदारा हो वो आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। इंडिया के जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल सिनारियो है, उसका असर सबके ऊपर पड़ता है, हर इदारे के ऊपर पड़ता है। अब आइए सवाल इस्लामिक सेंटर का। इन ग्रुप्स में इतनी ज़्यादा बिटरनेस है और ये समझिए कि कब से चल रहा है, कितना लंबा टाइम हो गया, जून से ये आपस में टकराव चल रहा है। लोग अपने तरीके के सजेशंस देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है कि हमारी जो ज़बान है, हमारी जो लैंग्वेज है, जो हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और कंडेमेबल है। हम अपने को एक पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जबकि नहीं है। मैं तो कम से कम इंटेलेक्चुअल अपने को नहीं कहता हूँ। इंटेलेक्चुअल होना बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, 2 नंबर से या मेहनत करके कुछ लोगों ने कुछ पैसे कमा लिए, अच्छा घर बना लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, तो उससे आप इंटेलेक्चुअल या बहुत बड़े आदमी नहीं बन जाते। मुझे अफसोस ये होता है कि बहुत जो सो कॉल्ड अपने को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं या अपने को बहुत बड़ा ऑफिसर मानते हैं कि ऑफिसर्स रहे, जिस तरह की ज़बान वहाँ इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी मैं कमेंट में अपील भी करता हूँ कि इस तरह की ज़बान कम से कम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं यूज़ होनी चाहिए, लेकिन वो हम कर रहे हैं। देखिए, जो मैं समझता हूँ, मुझे भी लोग कभी कभी तरह तरह की बातें कह देते हैं और कुछ ने कमेंट्स किए कि शायद मैं बहुत बड़ा बेनिफिशियरी उसका रहा हूँ। थोड़ा सा पहले तो मैं अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर दूँ आप लोगों के सामने कि नो डाउट पहले तो सिराज साहब वो आदमी है कि जिस वक्त ये ज़मीन वापस होने की कगार पर आ गई थी, 20 साल तक जो ये अलॉटमेंट किया गया था जहाँ इस्लामिक कल्चर सेंटर है, इस पे कुछ नहीं हो पाया, लिहाजा इसकी वापसी की बात हो गई थी। इसकी बात हो गई थी। बात सॉरी फॉर डिस्टर्बेशन। तो इसकी बात हो गई थी और उस वक्त सिराज साहब आ गया है और उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसे आगे बढ़ाऊँगा। उस वक्त महमूदुर रहमान साहब जो IAS थे, फॉर्मर वाइस चांसलर AMU के थे, सभी जानते हैं, बहुत दबंग ऑफिसर थे। वो उस वक्त बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के चेयरमैन थे, CMD थे। उन्होंने कहा मैं वहाँ से आपको लोन दिलाऊंगा, 4-5 करोड़ का लोन का मामला था। तो जाहिर है लोन के लिए 2 गारंटर चाहिए। बड़ी मुश्किल से जो आपके 10-5 हज़ार मेंबर थे, 10-5 हज़ार 2 हज़ार मेंबर थे, उनमें 2 लोग तैयार हुए, एक सिराज साहब, एक साहब और। जिस दिन लोन चेक इशू होना था और वहाँ साइन होने थे पेपर्स के ऊपर, सिर्फ सिराज साहब पहुँचे और दूसरे साहब नहीं पहुँचे। लिहाजा मैनेजर ने कहा महमूदुर रहमान साहब से कि साहब सॉरी, चेक तो नहीं दिया जा सकता चूँकि दूसरा आदमी नहीं आया है। उस पर महमूदुर रहमान साहब बहुत नाराज़ हो गए। उसने कहा आई एम हियर, आई एम द CMD, आप चेक इशू करिए। और सिराज साहब की हिम्मत देखिए कि इतना बड़ा रिस्क होते हुए कि कल को अगर वो लोन अदा ना हुआ या गलत यूज़ हो गया तो वो जेल में होंगे, वो उन्होंने अपने बलबूते पर वो लोन अपने सिग्नेचर से ले लिया। और ये बहुत कम होता है NGOs में कि वो लोन आसानी से वापस हो पाता है, लेकिन सिराज साहब ने उसे वापस किया और आज जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो उनके वजह से है।
तो आप और बातें करें उनके बारे में जो भी, लेकिन आप उन्हें बेईमान कहें, आप उन्हें कहें उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया, इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी बेईमानी कोई हो नहीं सकती। जहाँ तक मेरा मामला है, आइए, आई वॉज प्रोफेसर इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 2004 जब ये मामला शुरुआत हुई, और मेरे समधी साहब बेटे के ससुर हैं फिरोज़ अहमद ख़ान, जो रहने वाले गाज़ीपुर के हैं, लखनऊ में भी उनका घर है, लेकिन पिछले 100 साल से वो लोग डिब्रूगढ़ आसाम में रहते हैं। उनका वहाँ बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस है, उनका नाम है आसाम में, उनका 3 स्टार होटल है, ईस्ट एंड होटल के नाम से, उनका मार्केट्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, सो मैनी थिंग दे आर द फैमिली जहमी। सिराज साहब ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई चूँकि आप इस बिज़नेस में, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ के कैंटीन और यहाँ का जो ये नीचे था बड़े वाला डाइनिंग हॉल का, ये कहते थे उस वक्त, इसकी जिम्मेदारी आप लें। जबकि मैंने भी उन्हें एडवाइस किया कि अगर आप यहाँ रहेंगे, दूरी इतनी है, आपका अपना बिजनेस नुकसान में रहेगा। लेकिन बहरहाल सिराज साहब की मोहब्बत थी, सिराज साहब का दबाव भी था, उन्होंने हाँ कर दी। और फिर मुझे से उन्होंने कोशिश किया फिरोज साहब ने कि भाई आप अलीगढ़ में रहते हैं तो सैटरडे संडे कम से कम 2-3 दिन के लिए आप देखभाल करेंगे, साथ दीजिए मेरा। और हम लोगों ने साथ दी, मैं साथ रहा उनके। जितना नीचे जो डाइनिंग हॉल था उसके इंटीरियर में और कैंटीन में जितना खर्च हुआ, चाहे वो टाइलिंग हो, चाहे पीओपी का वर्क हो, चाहे अंदर जो डाइनिंग किचन है उसका किचन वेयर्स हो, पूरा 100% पैसा वो हम लोगों का लगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट हमारा था, इट वाज अराउंड 1 करोड़ रुपीज़। 3-4 साल हमने चलाया, 2-3 साल, नो डाउट बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जिन शराइत पर हमें दिया गया उसमें ज़बानी रहा, कोई इन राइटिंग नहीं थी, और 20% जो टोटल सेल होती थी उसमें से हम उसे देते, सेंटर के पास जाता था। पूरा पैसा जो दिन में आया उनके पास गया, वो 20% काट के बाकी हमें देते थे। हमें नो डाउट, हम उस लाइन के नहीं था, मैं तो नहीं था एटलीस्ट, और फिरोज साहब का वहाँ सफ़र कर रहा था, तो हमारी मजबूरी थी कि हमने उनसे कहा कि साहब आप इसे हमसे वापस ले लीजिए, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, बजाय हमें एक रॉयल्टी मिलती कि हमने उसे एस्टेब्लिश किया है, और अगर 1 करोड़ खर्च किया तो कम से कम 1 करोड़ 50 लाख या 25 लाख हमें देते। उन्होंने 25% काटने के बाद डेप्रिसिएशन लगा करके हम लोगों को पैसा लौटाया। 1 करोड़ में 75 लाख, या ये कहिए 80 लाख में 60,000, 55,000, 60 लाख, 80 लाख में 60 लाख या 55 लाख हमें रिफंड किया गया। तो हम तो लूज़र हैं। और ये भी मैं आपसे बता दूं, मैंने ये पहले एक दिन मीटिंग में भी वहाँ कहा था कि सिराज साहब से आप बात कंफर्म करें। आज तक हमने उनसे ये सवाल नहीं किया, ना उस वक्त किया कि इस पैसे को बढ़ा दीजिए या हमारा लॉस है इसे आप पूरा कर दीजिए, चूँकि द सेंटर वाज डूइंग वेल, अर्निंग अच्छी थी। अगर हम उनसे कहते तो शायद वो रिफ़ंड और करा देते, लेकिन आज तक हमने ये सवाल नहीं उठाया। तो नाराज़ तो हमें होना चाहिए था, हम नाराज़ नहीं, लेकिन उनकी ऑनेस्टी पर, उनकी शराफत पर, उनकी मेहनत के ऊपर हम उनके साथ ज़ाहिर खड़े हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन ब्रांड सपोर्टर हम दुनिया में किसी के ना थे, ना कोई हमें बना सकता है। आप जो मुखालफत में ख़ास तौर से, कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब हमें उन्होंने वायदा किया था लेकिन हमें इलेक्शन में अपने पैनल का हिस्सा नहीं बनाया, तो इसका मतलब तो आपकी पर्सनल लड़ाई हो गई ना। कुछ लोग कहते हैं मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूँ कि मेरा घर देखिए, मेरी दुकान देखिए। अरे कैसा, आप तो नौकरी वाले आदमी थे ना, आपकी कोई फैक्ट्री तो नहीं थी, आपका बिजनेस तो नहीं था, ये पैसा कहाँ से आया? तो जिस तरह के आप चार्जेस उन पर लगा रहे हैं कि उनकी इंक्वायरी हो जाए, वो तो रूलिंग पार्टी के बहुत क्लोज हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई आज तक ऐसी हरकत नहीं करी कि अपने फ़ायदे के लिए कम्युनिटी के से कोई कम्युनिटी के लिए गलत वर्ड्स यूज़ किए हों या कम्युनिटी से कोई अपील की हो कि आप ऐसा करिए। तो उन्होंने, ही इज़ वेरी नीट, वेरी क्लीन। उस ज़माने में अगर वो 10 पेज भी कराते थे ज़ीरोक्स, तो उसका 10-20 रुपये जमा करते थे। अगर चाय भी आती थी ऑफिस में तो उसका पेमेंट करते थे। आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या है कि साहब लाइफ मेंबर के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। क्या फैसिलिटी? पहले तो इनकम जनरेट करिए ना। कभी कहते हैं मुसलमानों के लिए क्या किया? अरे क्या ये सेंटर में ऐसे लोग बैठे हैं या इतनी इनकी आमदनी है कि ये पूरी कम्युनिटी को ऊपर ले जाएंगे?
यूनिवर्सिटीज़ बना देंगे, कॉलेजेस बना देंगे, कोचिंग सेंटर्स खोल देंगे और आपको फैसिलिटीज़ भी दें। आप चाहते हैं 50% पर, अभी एक साहब ने लिखा है कि साहब खाने में 50% डिस्काउंट, रहने में 50%। आपको शर्म नहीं आती है कहते हुए? कितना पैसा दिया आपने? 30,000, 40,000। मैं भी मेंबर हुआ हूँ, 30,000 रुपये देकर के हुआ, मैं 10,000 देकर नहीं हुआ। तो क्या 30,000 में आप दिल्ली में ये चाहेंगे कि आपको ज़िंदगी भर कमरा भी आधे कीमत पर मिले और खाना भी आधे कीमत पर मिले? तो पहले तो आप अपने को सुधारिए, जायज़ बात करिए। सेकेंडली, आप ये चीज़ें जो आप भी ग्रुप में लिखते हैं वो ग्रुप तक नहीं रहती है, वो बाहर जाती है, दुनिया उसे देखती है। हम लोगों के ऊपर लालच भेज रही है, उसमें मैं भी हूँ, मुझ पर भी बुरा भला कहा जाता है। मुझे ऐसा नहीं कि मैं बहुत इसमें नीट एंड क्लीन अपने को कह रहा हूँ, मुझसे गलती नहीं, गलती सबसे होती है। लेकिन मेरी अपील सबसे, मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि इस तरह की बात न करें। ऑलरेडी आप इतना नुकसान कर चुके हैं, आपको अंदाजा नहीं मुल्क का क्या माहौल है, आपको अंदाजा नहीं गाज़ा में क्या हो रहा है, आपको अंदाजा नहीं बराबर के मुल्कों में क्या हो रहा है, और आपको पता नहीं कि 24 में इलेक्शन आ रहा क्या हो रहा है, आपको पता नहीं एएमयू का क्या होने वाला है। आपको सबको मालूम है कि दुनिया में अगर आपकी पहचान है तो एएमयू की वजह से। एएमयू के ओल्ड बॉयज़ हैं, हर जगह उन्होंने अपनी पहचान बनाई, यूनिवर्सिटी को भी मदद की, कम्युनिटी के लोगों की मदद करते हैं। कल को अगर चली गई, जो कि जानी है, ये भी नोट कर लीजिए, ये कि ऐसा मत कहिए, अल्लाह से दुआ करिए, अरे शर्म करो, हम अल्लाह के बताए रास्ते पर तो चल नहीं रहे, आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते, एक दूसरे को हेटेड और एम्बिशन ये है। इन ग्रुप्स में आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जो या तो बीओटी के मेंबर बनना चाहते हैं इलेक्शन लड़ करके, कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है, कोई सेक्रेटरी। मेरी राय ये है सबको कि जितने भी ये बड़े एक्टिविस्ट हैं, मैं तो एक्टिविस्ट नहीं लेकिन मैं अपने को भी उसी में इंक्लूड करता हूँ, कि इन सबको इलेक्शन से डिबार कर दिया जाए और इलेक्शन लड़ने के लिए बाहर के लोग आएँ। और उसमें ये भी रखिए कि अगर 40% लोग दिल्ली बेस्ड हैं तो 60% आउटसाइड दिल्ली होने चाहिए। हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपकी जो बॉडीज़ हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो दूसरे वाली हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन। आप चंद लोग दिल्ली में बैठ के समझते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल जायदाद है, आप इस पर कब्जा कर लेंगे, रिटायर हो गए या एज ज़्यादा हो गई, काम करने काबिल नहीं रहे, तो ये जो कम्युनिटी का एक इतना बड़ा असासा है उस पर कब्जा करके आप एंजॉय करें। तो शर्म करनी चाहिए हम लोगों को। लानत है हमारे ऊपर कि हम ना गाजा की तरफ देख रहे हैं, ना इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं, ना जो 22 को खतरा, मुसलमानों ने इतनी समझदारी दिखाई कि वो प्रोक नहीं हुए, जिस पे प्रोक करने की पूरी कोशिश की गई। आपको पता 3 लड़के पकड़े गए जिन्होंने अपना नाम हिंदू रखा हुआ था और जिन्होंने कहा था कि हम बम से उड़ा देंगे मंदिर को और यहाँ के सीएम को और एटीएस के चीफ को। जब गिरफ्तारी हो गई उनकी, आइडेंटिफाई कर लिया, तो तीनों नॉन मुस्लिम निकले। क्या क्या साजिशें हो रही, वो चाहते हैं। और 24 से पहले एक बहुत बड़ा दंगा हो भी सकता है। अब आपने 10 लाख का कम से कम पर मंथ का खर्चा डाल दिया है कोर्ट में जा कर के। अरे आपको शर्म आनी चाहिए जब आप इतनी से छोटे इंस्टीट्यूट को बैठ करके आपस में मैनेज नहीं कर सकते या इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। आप मुल्क को चलाएंगे, आप कम्युनिटी को चलाएंगे, आप कम्युनिटी के लीडर बनना चाहते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। तो सोचिए और गौर करिए, अभी भी बेहतर है, वरना देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि सेंटर आपसे चला ही जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक ओवर करेगी, उसकी ज़मीन है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, जैसे और जगह भी ऐसे हो चुका है मामला। तो आप ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। सिराज साहब से कहा क्या दुश्मनी निकालेंगे? सिराज साहब ने तो अपना बिजनेस बर्बाद कर लिया इसके चक्कर में। सिराज साहब ने जो दे दिया कोई दे नहीं सकता। आप लोगों को, हर आदमी को सिराज साहब में नजर आ रही कि ज़िंदगी में, अरे इलेक्शन कराइए ना, जिसकी मेजोरिटी हो वो जीतेगा। और जहाँ तक आप बड़े खुश हैं कि कोर्ट ने कह दिया कि उम्र का बढ़ाने का वो नहीं आएगा, कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई ये पाबंदी नहीं लगा सकता, वक्ती तौर से लगा सकता है। जनरल बॉडी इज द सुप्रीम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। जनरल बॉडी में जिसकी मेजोरिटी होगी, और कानून कोई ऐसा नहीं, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हो या कोई, जो नहीं बदल सकता। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो अम्बेडकर ने बनाया था, कम से कम 100 बार से ज़्यादा वो उसमें अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो इसमें क्यों नहीं हो सकता? क्या एज बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है?
वाइस प्रेसिडेंट की है, मिनिस्टर्स की है, असेंबलीज में है, गवर्नर्स की है, तो वाई शुड इट बी इन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर? और ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं हो रही। इंडिविजुअल तो जाहिर है उसके साथ वोट ज़्यादा है तो वो जीतेगा, कोई हरा नहीं सकता। अगर नहीं है उसके साथ तो वो हारेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन कराइए आप। तो ये सब चीज़ें जिस तरह से बातें करी जा रही, और बड़े भारी इंटेलेक्चुअल की बात होती है ग्रुप में कि रिफॉर्म की बात पर बताइए, इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए इसकी बात करिए, क्या सुधार। आप 8 महीने से यही नहीं कर पाए हैं? एक दूसरे को सिवाय गाली देने के, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने के, खास तौर से सिराज साहब को टारगेट करने के, आपके पास कोई और काम ही नहीं रहा। आपको शर्म आनी चाहिए। अफसोस की बात है, आप लीडर बनेंगे कौम के, कौम को बर्बाद करेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।